Hello everyone, good morning. So this is the lecture for BSc final year in organic chemistry. Just last lecture में हम ये देख चुके थे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल के डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरीके से स्प्लिट होते हैं अकॉर्डिंग टू CFT। हमने ये देखा था कि जब मेटल के कांटेक्ट में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड आते हैं तो ये डी ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एक तो T2G ऑर्बिटल और दूसरा सेट क्या था, EG ऑर्बिटल। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा था इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे डेल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको लिखवा दिया गया था। डेल ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड को। ठीक है, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप, डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ होता है। ठीक, डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ होता है, वेयर डी इज द मोलिकुलर टर्म सिंबल फॉर डी ऑर्बिटल एंड क्यू इज द क्वांटम। ये क्या मोलिकुलर टर्म सिंबल क्या होते हैं ये सब आप बाद में देखिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप ऐसे नोट कर लीजिए, डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ। अब देखिए, कल हमने ये भी कहा था कि ये जो बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से EG ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.6 डेल ओ था। ये कंप्लीट डेल ओ था ना, ये 0.6 डेल ओ, और T2G ऑर्बिटल से बेरी सेंटर के बीच का जो डिफरेंस था वो 0.4 डेल ओ था। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ कम एनर्जी को। ठीक है, इसको अगर अपन 0 मान ले तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो माइनस और ऊपर आएंगे तो प्लस, इस तरीके से था। ठीक है, यहीं पर आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, अगर आप DQ की फॉर्म में लिखें इसी को तो कैसे लिखेंगे, देखो ये तो क्या था 1 डेल होता ना, एक तरीके से 1 डेल को आपने 0.6 और 0.4 लिखा तो 10 को कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 10 को 6 DQ। ठीक है, 6 और 4 में डिवाइड हो जाएगा। DQ के फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ तो आ जाएगा +6 DQ एंड यहाँ आ जाएगा -4 DQ। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये DQ है, डी इज इन कैपिटल लेटर। ठीक, आगे देखिएगा, कल ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था, T2G ट्रिपली डिजेनरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, EG डबली डिजेनरेट। ट्रिपली डिजेनरेट क्या था, जहां 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वरना आप भूल जाएंगे कि 3 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, डिजेनरेट समभ्रंश, 3 समभ्रंश डी कक्षक को ट्रिपली डिजेनरेट बोलते हैं। कौन से होते हैं ये, DXY, DYZ, DZX। ठीक है, ये ब्रैकेट में आप नोट कर लीजिएगा। EG ऑर्बिटल डबली डिजेनरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबली मतलब डबल, दो। ठीक है, दो समभ्रंश डी कक्षक लिखिएगा ब्रैकेट में, दो समभ्रंश डी कक्षक, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक बात सुनिएगा आप, देखिए मैं सारा लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में भी, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नोट्स का वेट ना करें, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे जैसे बोल रही हूँ हिंदी में, वैसे वैसे आप लिखिए। कि नोट्स ही तो है, देखिए ये नोट्स है, बस आपको ऐसे ऐसे ही लिखना है, बस हिंदी में लिखना है, वो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। ठीक, साथ साथ लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो नहीं लिख रहे हैं वो आज लिख कर देखना, समझ समझ के लिखना, देखना आपको बहुत समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आने लग गया। सुनने से तो कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। याद है मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे सिलेबस में जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है ये 3 कॉम्प्लेक्सेस में हम पढ़ने वाले हैं। 3 कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में है, एक तो ऑक्टाहेड्रल, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल है और एक है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में चतुष्फलकी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारी सेकंड हेडिंग होगी। सेकंड हेडिंग होगी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांसलेट कर देती हूँ, डी ऑर्बिटल का चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। ठीक है, चतुष्फलकी संकुल, चतुष्फलकी के नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, 4 लिगेंड होंगे। ठीक है ना, मेटल होगी, मेटल के चारों तरफ 4 लिगेंड होंगे। वो चारों लिगेंड कौन सी ज्योमेट्री में होंगे, चतुष्फलकी में होंगे, टेट्राहेड्रल में होंगे। फॉर एग्जांपल आप जनरली लिख सकते हैं Ml4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे लिख सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, मेटल होते हैं, चारों तरफ लिगेंड होते हैं। अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 मेटल और 4 क्या हो जाएंगे, लिगेंड। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आपको स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
देखिएगा, नॉर्मली टेट्राहेड्रल आप जानते ही हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कैसे होती है? 2 प्लेन में होती है, एक अबाउट द प्लेन होती है, एक बिलो द प्लेन होती है। अबाउट द प्लेन मतलब प्लेन से बाहर की ओर, के ऊपर की ओर, एक प्लेन के नीचे की ओर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री है ये मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन, और ये 4 लिगेंड है, चतुष्फलकीय है। कैसे देखना, ये 2 तो है बॉन्ड प्लेन में, रेगुलर लाइन है ना, प्लेन में है। ये जो आपको ये थिक लाइन दिखाई दे रही है, ये वेज है, यानी अबाउ द, जिस प्लेन में ये 2 बॉन्ड है उसके अबाउ द प्लेन है, उस बॉन्ड के ऊपर की तरफ ये बॉन्ड है, ठीक है। और उस प्लेन के ऊपर की तरफ ये बॉन्ड है, और ये वाले उस प्लेन के पीछे की तरफ है, ठीक है। अब देखो, मैं आगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ, प्लेन में ये सब बोल रही हूँ, ये आपको ठीक से अभी समझ में नहीं आया होगा, जस्ट नेक्स्ट इस डायग्राम में समझ में आएगा। इससे पहले आप लोग ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये आपको टर्म कहीं लिखी हुई मिल सकती है, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टर्म याद है आपको, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल में हमने देखा था ना, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, d स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। और हमने वहां ये बात की थी, जो d स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर है, उनके लोब्स कहाँ होते हैं? उनके लोब्स एक्सिस पर होते हैं। ये y और z एक्सिस, y और x एक्सिस पर होते हैं इनके लोब, और dz स्क्वायर में z, ये जो लोब है वो कहाँ होते हैं? z एक्सिस पर होते हैं। ऐसी बात की थी। तो देखो, इनके लोब एक्सिस पर है ना, दैट मींस ये डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पर लाइक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिस पर लाइक कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एक्सियल डी ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक ठीक। इसी तरह ये वाले ऑर्बिटल थे 3 ऑर्बिटल, इनका पैटर्न सेम था। ये क्या थे? ये एक्सिस के बीच में लाई कर रही थी, इनके लोब, है ना, एक्सिस के बीच में लाई कर रही थी। तो डेट मीन्स ये एक्सियल नहीं है, एक्सिस पर नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो आप ये कहीं साइड में कहीं भी नोट कर लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं? डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्सियल एंड व्हाट इज नॉन एक्सियल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हम क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि ये 3D में कैसे हम इसको कंसिडर करेंगे, कैसे ये चतुष्फलकीय की स्ट्रक्चर कैसी है, ये कैसा टेट्राहेड्रल, कैसे कैसे अबाउट द प्लेन है, कैसे बिलो द प्लेन है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, इस डायग्राम समझ में आएगा आपको। आप नॉर्मली एक क्यूब कंसिडर कीजिए, आपको ये बनाना है, ठीक है ना। डायग्राम अपने नोट्स में बना लीजिएगा। देखिएगा, ये क्यूब कंसिडर किया हुआ है। इसी तरीके से देखो, क्यूब बनाना तो आता है ना सबको, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत बना रखे हैं सॉलिड स्टेट में, है ना। तो ऐसे क्यूब कंसिडर कीजिएगा, ठीक। इस क्यूब के जस्ट मिड में मेटल है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल फील्ड में किस तरीके से कहाँ कहाँ पर लिगेंड है मेटल के चारों तरफ, ठीक है, ये देखना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, ये मेटल है, ठीक है, मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड होंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में? 4 लिगेंड होंगे, 1 2 3 4। ये ब्लू जो है ना, ये तो मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रीन कलर है, ये इसके चारों तरफ जो 4 लिगेंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से, ध्यान से देखना कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे अपने, जब आप बनाएंगे मेटल से लिगेंड। मैंने जैसे मेटल से लिगेंड आपको कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करना है। ये जो क्यूब है ना, क्यूब के बहुत सारे कॉर्नर है, देख लो, कॉर्नर है, आई थिंक 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको यहाँ 4 लिगेंड सेट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? कोई भी एक कॉर्नर चूज कर लीजिए, जैसे मैंने ये यहाँ पर ये है, ठीक है, इस कॉर्नर पे ये लिगेंड है, तो आपको नेक्स्ट जो लिगेंड लगाना है ना, वो कहाँ लगाना है देखना। इस कॉर्नर से आप या तो इधर की तरफ चलिए या इधर की तरफ मूव हो जाइए, कहीं भी मूव हो जाइए, नेक्स्ट कॉर्नर आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट कॉर्नर पे आप एक लिगेंड शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आप चाहे तो इस लिगेंड के इधर आ जाइए या इधर आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, ठीक है। आपको नेक्स्ट वाला फिर से ब्लैंक रखना है, और फिर इसके नेक्स्ट वाला आप वहाँ पर आप एक लिगेंड शिफ्ट कर दीजिए। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट में चलिए, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला तो आपको फ्री रखना है, उसके नेक्स्ट वाले में आप क्या कर दीजिए, एक लिगेंड शिफ्ट कर दीजिए। ओवरऑल आप ये पाएंगे कि ये जो क्यूब है, ये जो घन है, इस घन के अल्टरनेट कोनों पर, अल्टरनेट कॉर्नर पर क्या है? लिगेंड प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है अपने डायग्राम में। एक घन बनाना है, घन समझते हो, क्यूब, उसके अल्टरनेट एकांतरित क्रम में 4 लिगेंड लगा देने हैं, और उसके बीचों बीच एक
मेटल लगा देनी, ठीक है, और ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मेटल से ये बॉन्ड और ये मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हालांकि एक्सिस पहले ही बता देनी चाहिए थी। एक्सिस देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगी वाई एंड जेड, तो ये इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस, ओके, और इन दोनों की परपेंडिकुलर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो जेड एक्सिस लंबवत तो है एक्स वाई के, लेकिन यहाँ आपको समझ में नहीं आएगी, आप इसको इमेजिन कीजिएगा 3D में। ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये तो 90 डिग्री एंगल है। फिर जेड कहाँ है, जेड एक्सिस आपकी तरफ है, ठीक है, आपकी तरफ है। उसके बाद आप देख लीजिएगा तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। इस तरीके से एक्सिस है और ये लिगेंड इस तरीके से एक्सिस के इन बिटवीन है। देखिए आप देख लीजिए ये 4 लिगेंड है, चारों ही लिगेंड एक्सिस पर नहीं आ रहे, एक्सिस तो यहाँ है, एक एक्सिस यहाँ है और एक्सिस आपकी तरफ है, ठीक है, जबकि लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस है। देखिए इन बिटवीन एक्सिस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि एक्सिस के बीच बीच में लिगेंड है, ठीक। अब देखिएगा अब ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे बन गई उसको देखिए। हमने क्या कहा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, मेटल के 2 लिगेंड एक प्लेन में होते हैं, 2 लिगेंड, और एक लिगेंड उस प्लेन के अबाउ द प्लेन या आगे की तरफ या आप ऊपर की तरफ बोल सकते हो, एक पीछे की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेन देखो, प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। एक प्लेन आप एक पेपर से कंसिडर कर सकते हो। आप एक काम करना, आप एक इमेजिन कीजिए कि ये क्यूब है ना, इस क्यूब में एक पेपर रख रहे हो आप। किस तरीके से रख रहे हो पेपर आप इस तरीके से रख रहे हो, ये 2 लिगेंड है ना, इन दोनों लिगेंड, एक पेपर का एक कॉर्नर यहाँ पे, पेपर का दूसरा कॉर्नर यहाँ पे, फिर पेपर ऐसे रख रहे हो देखो आप, ठीक है, तीसरा कॉर्नर पेपर का यहाँ पर है और फोर्थ कॉर्नर पेपर का यहाँ पर है, ऐसे ऐसे रखोगे। जब आप पेपर के 2 कॉर्नर को यहाँ और यहाँ शिफ्ट करोगे तो अपने आप ही थर्ड कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फोर्थ कॉर्नर यहाँ आ जाएगा। देखो ऐसे रखा हुआ है आपका पेपर, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इस कॉर्नर पेपर के 4 कॉर्नर यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये एक प्लेन बन गया एक्चुअल में, ठीक है, ऐसे प्लेन कंसिडर किया जाता है। अब देखिए आप क्या पा रहे हैं, ये जो प्लेन अभी बना, इस प्लेन पर क्या है, ये 2 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 लिगेंड कहाँ आ रहे हैं, 2 लिगेंड इस प्लेन पर आ रहे हैं, बिल्कुल देखो पेपर पर टच कर रहे हैं ना ये, ठीक है। और फिर इस पेपर के आगे की तरफ यानी आपकी तरफ क्या है, ये थर्ड लिगेंड है, और ये जो पेपर या प्लेन आपने कंसिडर किया है, इस प्लेन के पीछे की तरफ ये वाला लिगेंड। शायद समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं इससे आपको कोरिलेट करवाती हूँ। मैंने जो पेपर कंसिडर किया था वो इस तरीके से रखा हुआ था, थोड़ा तिरछा है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड तो हो गए प्लेन में, बिल्कुल हो गए प्लेन में, देख लीजिए 2 बॉन्ड प्लेन में, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड कहाँ हो गया, पेपर से आगे की तरफ यानी अबाउट द प्लेन, तो इसको बेस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, पेपर के पीछे की तरफ यानी बिलो द प्लेन, तो ये इसको डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। ये एक्चुअल में ऐसे होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आप ऐसे आप कहीं पेपर कैसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे रख लो, इन दोनों कॉर्नर को कंसिडर करते हुए रख लो, तो आपका पेपर कैसे रखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर कहाँ, फिर यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा पेपर, ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में हो जाएंगे, और ये वाला आगे की तरफ अबाउट द प्लेन होगा, बेस से रिप्रेजेंट करोगे, ये वाला पीछे की तरफ डैश से। तो इस तरीके से आप कैसे भी देख सकते हैं, आपको चतुष्फलकीय ही दिखाई देगा, टेट्राहेड्रल ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे, मेटल, हम सेफ्टी में क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल को लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, तो वो चीज देखिएगा आप यहाँ पे। देखिए हम ये देख पा रहे हैं कि मेटल जो है उसको लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है, लिगेंड एक्सिस के इन बिटवीन से आ रहा है, बीच से आ रहा है, ठीक है ना। ये लिगेंड भी देखो एक्सिस के बीच में से आ रहा है, ये लिगेंड भी एक्सिस के बीच में से आ रहा है, ये लिगेंड भी बीच में से आ रहा है, ये लिगेंड भी एक्सिस के बीच से आ रहा है, ठीक है। एक भी लिगेंड एक्सिस पर नहीं है, ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है, एक भी लिगेंड एक्सिस पर नहीं। दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड मेटल को कहाँ से अप्रोच करते हैं, जो भी आपका टेट्राहेड्रॉन बनेगा इस ज्योमेट्री में, उस टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ एक्स इन बिटवीन एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, 2 अक्षों के मध्य से आते हैं, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, एक्सिस के बीच में से आते हैं। यही चीज हमने यहाँ
नोट कर रखिए, आप नोट कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, TH से रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, द ईच 4 लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन दैट इज इन बिटवीन द एक्सिस। शायद समझ आ गया होगा, यहाँ यही बोला जा रहा है, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि चतुष्फलकीय संकुल बनने के दौरान प्रत्येक 4 लिगेंड मेटल के निकट अष्टफलक, टेट्राहेड्रॉन मतलब अष्टफलक के चारों कोनों से आते हैं, चारों कोनों की ओर से आते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अर्थात अक्षों के मध्य से आते हैं। ठीक है, चारों कोनों से या अक्षों के मध्य से आते हैं। और आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कैसे एक्सिस के बीच से लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या अकॉर्डिंग टू CFT क्या होता है, CFT के अकॉर्डिंग जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है तो मेटल में प्रेजेंट d ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और किसके इलेक्ट्रॉन, लिगेंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है। बिल्कुल होगा, देखो ये भी तो एक स्पीशीज ही तो है जिनमें इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्पीशीज इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये पास पास आएंगे तो इनके और इनकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, डी होगा। ठीक है, जो ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट डी है, और यहाँ पर जो भी है जिनमें इलेक्ट्रॉन है उन दोनों में रिपल्शन होगी, तो पास पास आएंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करता है, ऐसा होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल के d ऑर्बिटल का विपाटन हो जाता है। ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में हम देख लेते हैं, टेट्राहेड्रल में देखते हैं कैसे विपाटन होगा। टेट्राहेड्रल में मैं आपको पहले आप यहाँ देखिए क्या समझ में आएगा, इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम शो कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग शो कर रहा है टेट्राहेड्रल फील्ड में। जब टेट्राहेड्रल फील्ड, ये है टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, इस टेट्राहेड्रल फील्ड में जब लिगेंड आते हैं तो कैसे d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फिगर। ठीक, देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, पांचों d ऑर्बिटल डीजेनरेट है। ये मैंने पता है कौन सा वाला शो किया है, मैंने एक्चुअल में एवरेज एनर्जी शो की है, जैसे आप ऑक्टाहेड्रल में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से आप, मैंने ये कहा था स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट तो आप सबसे लोअर रिप्रेजेंट करोगे, फिर जब मेटल लिगेंड आ रहे हैं इसके चारों तरफ तो इसकी एनर्जी बार बढ़ जाएगी, फिर वहां से स्प्लिट हो जाएंगे, ऐसे बताया था ना। तो इन दोनों की एवरेज एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, जैसे टेट्राहेड्रल में रिप्रेजेंट किया है ऐसे, केवल इसे रिप्रेजेंट कीजिए। और यहाँ फिर आपको यहाँ लिखना होगा एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर दिया ये डायग्राम, एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में क्या है, d ऑर्बिटल की औसत ऊर्जा, ऐसे। ठीक है, तो ये तो डीजेनरेट है, सारे सेम एनर्जी के हैं, dxy dyz dz d स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, पांचों के पांचों डीजेनरेट है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल d ऑर्बिटल आर डीजेनरेट संभ्रंश d कक्षक। ठीक, अब जब लिगेंड आएंगे टेट्राहेड्रल फील्ड से तो देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्या दिखाई दे रहा है कि dxy dyz एंड dzx तो हायर एनर्जी में स्प्लिट हुए हैं और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर लोअर एनर्जी में स्प्लिट हुए हैं। इस द जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। देख लीजिए यहाँ क्या था, यहाँ dxy डिवाइडेड यानी T2g ऑर्बिटल्स जो थे वो लोअर एनर्जी के थे, Eg ऑर्बिटल जो थे वो अपर एनर्जी के। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर जो E ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी और T2 ऑर्बिटल है वो हाई एनर्जी के बने। रीजन बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे समझ के फिर ये लेक्चर ले रहा है उसको समझ में आ गया होगा कि क्यों T2 ऑर्बिटल जो है ये तीनों ट्रिपली डीजेनरेट जो है वो अपर एनर्जी के बन रहे हैं और ये लोअर एनर्जी के बन रहे हैं। ठीक है, तो यही देखना है हमें। अब देखिएगा, हमें पता है अभी भी मैंने एक चीज कंसिडर करवाई थी आपको कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर क्या होते हैं, एक्सियल d ऑर्बिटल होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। ठीक है ना, और dxy dyz एंड dzx कहाँ होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। ये बात समझ में आ रही। ठीक है, और मेटल के पास जब लिगेंड आएंगे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। तो लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग जिसमें ज्यादा रिपल्शन होगा
उसी की वही हाई एनर्जी में स्प्लिट होगा। जिस ऑर्बिटल में इन दोनों सेट में से जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्शन होगा वो क्या होगा, हाई एनर्जी में स्प्लिट होगा। और ज्यादा रिपल्शन किस में होगा, जो लिगेंड के वे में होंगे, लिगेंड जहां से आ रहे हैं उसके रास्ते में जो भी ऑर्बिटल आएगा उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। देखिए अब बिल्कुल समझ में आएगा आपको। हमने क्या देखा, हमने ये देखा टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड आ रहे हैं वो इन बिटवीन एक्सिस आ रहे हैं, एक्सिस से तो आ ही नहीं रहे। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्चुअल में ये लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं जहां नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मेटल के डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इन लिगेंड की इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे बजाय कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सियल डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें ये पता ही है वो डी ऑर्बिटल जो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं वो स्प्लिटिंग के दौरान, विपाटन के दौरान अधिक ऊर्जा वाले या हायर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ ये लैंग्वेज आप नोट कर लीजिएगा। सिंस द लोब ऑफ since the lobe of 3D orbital dxy, dyz, dzx lie in between the axes, therefore they dxy, dyz, dzx feel greater repulsion than that of e orbitals dx square, y square, dz square, as e orbital are far away from the incoming ligand and T2 orbitals are in the path of ligands। ओवरऑल ट्रांसलेट कर देती हूँ। तीनों डी कक्षकों ब्रैकेट में लिखिएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स के लोब अक्षों के मध्य स्थित होते हैं तथा चतुष्फलकीय क्षेत्र में लिगेंड अक्षों के मध्य से आते हैं। अतः ये तीनों डी कक्षक ई कक्षकों की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। ये हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। ठीक है, ओवरऑल देखो ये इसका मतलब हुआ कि जो लोब्स है तीन, कौन से तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स के ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। इसका मतलब वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पाथ में है जहां से इनकमिंग लिगेंड आ रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज hence according to CFT in tetrahedral symmetry the d orbital split into two sets with an energy difference del t। ठीक है, where the dz square, dx square, y square यानी e orbitals जिसको आप एक्सियल ऑर्बिटल भी कहते हैं will be lower in energy than the dxy, dyz and dzx, that is T2 orbital or non-axial orbitals, because the T2 orbitals feels more repulsion than e orbitals in tetrahedral field। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिएगा कि CFT के अनुसार चतुष्फलकीय सममिति में डी कक्षकों का विपाटन दो सेट्स में होता है जिनके मध्य का ऊर्जा अंतराल डेल टी कहलाता है। देखो वहां ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या कहा था, डेल ओ कहा था क्योंकि वहां ऑक्टाहेड्रल था, यहाँ टेट्राहेड्रल है तो डेल टी कहलाता है। ठीक है, जिनमें डी जेड स्क्वायर तथा डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा ई ऑर्बिटल्स, ई कक्षक अथवा एक्सियल यानी अक्षीय कक्षक निम्न ऊर्जा के, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स ब्रैकेट में लिखिएगा T2 कक्षक अथवा निरक्षीय कक्षक उच्च ऊर्जा में विपाटित हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है बिकॉज द T2 ऑर्बिटल्स फील मोर रिपल्शन। क्यों? क्योंकि T2 कक्षक अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। किसमें? चतुष्फलकीय क्षेत्र में, क्योंकि T2 ऑर्बिटल, T2 कक्षक चतुष्फलकीय क्षेत्र में अधिक प्रतिकर्षण फील करते हैं, ऐसा आप लिख लीजिएगा। फिर ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यही तो इतनी देर से यही समझ रहे थे हम। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
ये डिजेनरेट 5D कक्षक है, ठीक है। जब लिगेंड आए, कैसे आए, कौन से फील्ड में आए, टेट्राहेड्रल फील्ड से आए, 4 लिगेंड आए, तो क्या हुआ, ई ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में स्प्लिट हो गया और T2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी में स्प्लिटिंग हो गई। ये हायर एनर्जी का बन गया, ये लोअर एनर्जी का बन गया, क्योंकि ये लिगेंड के वे में था, लिगेंड इसके ज्यादा करीब था, बजाएगी इसके, ठीक। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी वही है, इसको इज इक्वल टू 10 dq, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा, देखो वहां भी हमने यही किया था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो इजी ऑर्बिटल थे ना, इजी ऑर्बिटल, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो इजी ऑर्बिटल है ना, उनका बेरी सेंटर से, इजी ऑर्बिटल का बेरी सेंटर से जो डिफरेंस था वो क्या था, प्लस 0.6 डेल ओ था, बस वही रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए टेट्राहेड्रल फील्ड में यहाँ है इजी और ई ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो इनका जो ये बेरी सेंटर है, आप नोट कर लीजिएगा, बेरी सेंटर से डिफरेंस है वो 0.6 ही रहने वाला है। डेल टी है तो डेल टी लिख दो, 0.6 डेल टी। अभी नीचे की तरफ आ रहे ना तो माइनस रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। उसी तरीके से ये T2 ऑर्बिटल है, T2 ऑर्बिटल का बेरी सेंटर से जो डिफरेंस था वहां भी 0.4 था, यहाँ भी 0.4, यानी इससे 0.4 डिफरेंस पर होगा, 0.4 डेल टी डिफरेंस पर होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव शो कर दो, ठीक है। DQ की फॉर्म में लिखोगे तो 10 DQ है टोटल, देन ये +4 DQ हो जाएगा, ये -6 DQ हो जाएगा, ओके। ये आपको पता ही है, T2 पहले लिखवाया था ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल और ई डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग भी आपको बता दी है और टेट्राहेड्रल की बता दी है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, वो ये है कि यहाँ तो हम इन जो डब्ल्यू डिजेनरेट ऑर्बिटल है उनको EG लिख रहे थे और ट्रिपल डिजेनरेट को T2G लिख रहे थे, लेकिन टेट्राहेड्रल में हम क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल में हम जो ट्रिपल डिजेनरेट है उनको T2 लिख रहे हैं, G नहीं लिख रहे, है ना। और डब्ल्यू डिजेनरेट को E लिख रहे हैं, G नहीं लिख रहे, यहाँ से G गायब है। जिसने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझा है उसको शायद समझ में आ भी गया होगा। पहले आप नोट लगा के लिखिएगा, इसी के बारे में लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री सो दैट सबस्क्रिप्ट लिखा है CRIPT, ठीक है, सबस्क्रिप्ट G इज यूज्ड, ठीक है। but in tetrahedral field there is no center of symmetry so that subscript G will not use। मैंने आपको बताया था G4 जीरेड होता है, U4 अनजीरेड होता है। जिस भी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उसे आप जीरेड कहते हैं, G से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसे आप अनजीरेड कहते हैं, U से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड की बात हो रही है। देखो फील्ड को आप यहाँ से समझ सकते हो, ये देखिएगा, ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, ठीक है। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो साफ साफ दिखाई दे रही है क्या, देखना, यहाँ से जाओगे तो आपको फ्री प्लेस मिलेगा, यहाँ से फ्री प्लेस मिलेगा, यहाँ से जाओगे तो ये मिलने वाला है, और इसके देखो इसका जस्ट अपोजिट कौन है, इसके अपोजिट में जाओगे तो ये वाला कॉर्नर है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये वाला कॉर्नर है, और इसके अपोजिट में कौन सा कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। तो सेम एनवायरमेंट कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना सेम एनवायरमेंट। इसके अपोजिट में कौन सा कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। आप इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे तो आपको ये लिगेंड मिलने वाला है, लेकिन आप इस पॉइंट से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको लिगेंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए इनके डी ऑर्बिटल्स को E या T2 से रिप्रेजेंट, E एंड T2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, G सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया जाता क्योंकि ये जीरेड नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन यहाँ देखिएगा ऑक्टाहेड्रल को क्यूब में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, फोर तो प्लेन में होता है। अगर मैं प्लेन एक पेज को इस तरीके से रख दूं, ऐसे रख दूं, देखो ऐसे करके ऐसे रख दूं, बीच में ऐसे रख दूं मैं, तो क्या होगा, उस प्लेन में ये 4 लिगेंड आ जाएंगे। 4 लेकिन कहाँ पे है ये, एक तो लेफ्ट, इस क्यूब के लेफ्ट फेस में है, एक क्यूब के राइट फेस में है, एक क्यूब के फ्रंट फेस में है जो आपकी तरफ है, एक क्यूब के बैक फेस में जो पीछे की तरफ है, ठीक है। ये तो एक प्लेन बन गया, ठीक। उसके बाद एक ये जो प्लेन आपने कंसिडर किया उसके अबाउट द प्लेन है, ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, बिलो द प्लेन है। इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अगर आप देखो इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, अगर आप प्लेन ऐसे कंसिडर करो ना, आप पेज को ऐसे रख दो, आप उस पेज को, जो पेज हमने टेट्राहेड्रल में रखा था ना, उसी को आप ऐसे रख दो, ऐसे
ऐसे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो चार है ना वो प्लेन में हो जाएंगे, ये अबाउट द प्लेन हो जाएगा, ये बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो ओवरऑल आप शायद समझ गए होंगे कि ऑक्टाहेड्रल को क्यूब में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल को मिड में और लिगेंड को आप फेस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 8 फेस होते हैं, 8 के 8 का 6 सॉरी 6 फेस होते हैं, फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, यहाँ आप शिफ्ट कर दो तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको कल बताई थी, आप ये सेंटर कंसिडर करो और इसे आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे सेम डिस्टेंस पे तो आपको सेम ज्योमेट्री मिलने वाली है। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, सेम ज्योमेट्री मिलने वाली है ना, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ये भी बना लीजिएगा, ये रिप्रेजेंटेशन है क्यूब में आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। और टेट्राहेड्रल को मैंने आपको बताया ही था कि अल्टरनेट कॉर्नर पे आप लिगेंड को लगा दीजिए, बीच में आप कॉम्प्लेक्स मेटल रख दीजिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन अ क्यूब, क्यूब में ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल लिगेंड आर ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब फेसेस। ये आपको याद रखना है कि लिगेंड कहाँ रहते हैं, फेस पे, जो क्यूब है उसके फेस के जस्ट मिड में होते हैं, फेस के बीच में होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, लिगेंड्स आर ऑन अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। लिगेंड्स कहाँ होंगे, अल्टरनेट कॉर्नर पर होंगे। ठीक है ना, एकांतरित क्रम में होंगे, एकांतरित कोनों पर होंगे। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, फिर आप बोलेंगे हिंदी में नहीं बताया। देखिए, हाँ, इसका ट्रांसलेशन, इस जो नोट लिखवाया था ना, इसका आप इस तरीके से लिख लीजिएगा कि अष्टफलकीय क्षेत्र में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ना, होती है। तो लिखिएगा अष्टफलकीय क्षेत्र में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब सममिति केंद्र उपस्थित होता है, अतः सब्सक्रिप्ट लिखना, सब्सक्रिप्ट जी, स्मॉल जी का उपयोग किया जाता है, सब्सक्रिप्ट जी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल EG एंड T2G। ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड यानी चतुष्फलकीय क्षेत्र में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए इसमें जी सब्सक्रिप्ट का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ENT2, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है एग्जाम में। जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तो हम इसमें भी EG T2G लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कभी जी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ गलती होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। ओके, सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा समझा दिया है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स हो ना तो पूछ लेना भाई, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपीट कर सकते हैं। जो भी डाउट है आपका उसको रिपीट कर लेंगे। रही नोट्स की बात, तो नोट्स आप साथ साथ बनाइए, तभी समझ में आएगा। केवल आपको सुनने से कुछ नहीं समझ में आएगा, आप साथ साथ लिखते भी जाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। आज जिसने नहीं बनाया ना वो आज बनाकर देखना, अच्छा लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।